हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जैसे कि हम लोग आगे बढ़ रहे थे आर्टिकल 36 से 51 तक आज पढ़ेंगे। पिछले क्लास में पढ़े थे कितना, 1 से लेकर 35 तक संविधान संशोधन को पढ़े हैं। आज पढ़ेंगे 36 से 51 तक। चलिए इसको याद करने का तरीका भी बताएंगे। और ये नीति निर्देशक तत्व है जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये परिवर्तनीय नहीं है, मतलब ये किसी भी राज्य को किसी भी राज्य के जो आवश्यक तत्व है शासन चलाने के लिए, कुछ राज्य को लागू करना है, कुछ राज्य को कम करना है, या राज्य के लिए हितों में वृद्धि करने का ये संबंधित अधिकार दिए गए हैं, वो राज्य का नीति निर्देशक तत्व कहलाते हैं। चलिए नीति निर्देशक तत्व के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला 36 में क्या है, जैसे हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि मौलिक अधिकार का डिफिनेशन दिया गया है, तो आर्टिकल नंबर 12 है, उसी पर का डिफिनेशन दिया गया है। ये किस में है, आर्टिकल नंबर 36 में क्या है, तो परिभाषा दी गई है। आर्टिकल नंबर 36 में नीति निर्देशक तत्व को डायरेक्टिव प्रिंसिपल को स्टेट पॉलिसी है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है, स्टेट पॉलिसी है। तो इसका प्रावधान किस में किया गया है, परिभाषा दी गई है आर्टिकल नंबर 36 में। 37 में क्या है, तो इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों को लागू होना, मतलब एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स कंटेंट इन दिस पार्ट। किसी वैसे ही जैसे मौलिक अधिकार के लिए बारे में आर्टिकल नंबर 13 में पढ़े थे, वैसे यहाँ है 37 में इस भाग में अंतर्विष्टित तत्वों को लागू होना, मतलब राज्य जो है ना किस तरीके से इस नीति निर्देशक तत्व को लागू करता है, किस तरीके से इसको यूज करेगा, वो इसके बारे में बताया गया है। नियम और प्रावधान किस में है, आर्टिकल नंबर 37 में। नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा 36 में, और 37 में क्या है, अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना, मतलब एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स कंटेंट इन दिस पार्ट। इस पार्ट में जो भी है, जैसे 36 से 51 तक जो भी है उसको लागू करना है, या राज्य में पॉलिसी की तरह लागू करना है। राज्य की पॉलिसी क्या होगी, इसको लागू करना है, किस तरह से लागू करना है, वो संविधान के आर्टिकल नंबर 37 में इस भाग में अंतर्विष्ट सभी तत्वों को लागू करने के लिए जो नियम बताया गया है वो है 37। चलिए मूल तरह से मौलिक रूप से हम देखते हैं 38 से 51 तक है जो नीति निर्देशक तत्वों को बताया गया है, वो पढ़ते हैं। 38 में राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, मतलब राज्य बोले थे पहले ही, राज्य ये सब क्या है, राज्य के लिए कानून बनाएगा, राज्य को कैसे वृद्धि करना है, राज्य का कैसे विकास करना है, राज्य को कैसे अवसर प्रदान करना है, इसके बारे में जानेंगे कि संविधान के नीति निर्देशक तत्व है तो कहाँ से कहाँ है, तो 36 से 51 तक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में ये जानकारी मिलती है। तो राज्य को एक अवसर प्रदान करता है ये लागू करने के लिए। इसमें ये एक मजबूरी नहीं है कि ये लागू ही करना है, जैसे हम अंत में बताएंगे इसके बारे में। चलिए पहले जानते हैं, राज्य के लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अ स्टेट टू सिक्योर ए सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपुल। लोगों की माने भारत के लोगों को या राज्य के लोगों को, भारत के अंतर्गत राज्य है, राज्य के लोगों को क्या करना है, लोक कल्याण की अभिवृद्धि, लोगों का कल्याण कैसे हो, इसके लिए एक प्रिंसिपल लाता है, वो एक प्रावधान दिया गया है, वो 38 में है। राज्य के लोगों का कल्याण कैसे होगा, तो राज्य लोक कल्याण के लिए अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, तो वो किस में है, 38 में है। याद हुआ 38, कैसे याद रखिएगा, 38 वर्ष राज्य लोक कल्याणकारी की अभिवृद्धि के लिए, माने राज्य के लोगों को लोक कल्याण माने सामाजिक कार्यों का अभिवृद्धि हो, बढ़ाना है, लोग सामाजिक कार्य को बढ़ाना है, लोक कल्याण हो जैसे राज्य का हो, तो लोक कल्याण के वृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपुल, तो क्या होगा 38 में, ऐसे याद रखिएगा 38 वर्ष में लोग क्या हो जाते हैं, थोड़ा सा सोशल वेलफेयर काम करते हैं। तो जैसे राहुल गांधी का एज थोड़ा ज़्यादा हो गया होगा, लेकिन ऐसे याद रखिएगा 37-38 वर्ष की अवस्था में लोग सोशल वेलफेयर का लोग समझते हैं कि सोशल वेलफेयर कैसे होता है, मतलब लोगों को कल्याण कैसे होता है। तो सोशल वेलफेयर के बारे में जानना है तो 38 नंबर का जानकारी
रखना होगा। तो सोशल वेलफेयर, समाज के लोगों को कल्याण कैसे होगा, लोगों के कल्याण के लिए अभिवृद्धि की बात करनी है तो 38 वर्ष में होगा, ऐसे याद रखना। राज्य के लोक कल्याणकारी के अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा तो 38 में। 39 में है राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व, सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी टू फॉलोड बाई स्टेट। राज्य द्वारा कुछ अनुसरणीय क्या है, नीति का तत्व है, माने जैसे देश केंद्र है तो केंद्र जो आवश्यक निर्देश देगा राज्य को कि कुछ इस नीति को लागू करिए जिससे देश को क्या हो, जिससे राज्य एक फ्लो में आगे बढ़े, रोज राज्य के लोगों को क्या हो, कल्याण हो। तो राज्य द्वारा कुछ नीति का तत्व का क्या करेगा, अनुसरण करेगा। सर्टेन पॉलिसी ऑफ टू फॉलोड बाय द स्टेट, अब उसके बारे में नीचे पढ़ना है। तो सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी, कुछ प्रिंसिपल बताए गए हैं उसको फॉलो करिए, ये राज्य को बताया गया है संविधान में। तो किस में है, तो 39 में है। उसी प्रकार एक संशोधन किया गया है 39 के का, तो समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एक्ट। मतलब लोगों को कभी भी देश में अगर संविधान संशोधन में दिया गया है, संविधान एक संशोधन करके जोड़ा गया है 39 के का, लोग जो राज्य के लोग हैं समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता, अगर कभी भी उसको कानूनी रूप से लाया जाए या कानूनी रूप से कोई व्यथित हो जाता है तो उसको समान न्याय मिलेगा, कभी भी एक पक्ष का पक्षधर नहीं दिया जाएगा। तो समान न्याय और क्या है, निःशुल्क विधिक सहायता, और जो कानूनी रूप से सहायता दी जाती है वो निःशुल्क होगा। तो निःशुल्क विधिक सहायता दी जाएगी और समान न्याय दिया जाएगा, मतलब एक तरफ का पक्षपात नहीं किया जाएगा। उसमें किस में है, तो समान न्याय और निःशुल्क, ना से न्याय याद रखिएगा, 9 ना से न्याय और ना से 9 होता है। तो समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, मतलब आप लोग को कोई भी फीस नहीं देना पड़ेगा। अगर सरकारी वकील रखना है तो सरकारी वकील रख सकते हैं, वो आपको हेल्प करेगा। और समान न्याय मिलेगा, मतलब जब भी सुनवाई होगी, कभी भी कोई आरोपित हो जाते हैं तो सुनवाई होगी तो उसको पक्षधर, मतलब कभी कोई पक्ष के रूप में, कोई पक्ष या विपक्ष के रूप में नहीं माना जाएगा, उसको इक्वल जस्टिस, जज के सामने इक्वल जस्टिस मिलेगा। ये है 39 के का में, मतलब न्याय, ना से न्याय याद रखिएगा 39 के का, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। उसके बाद 40 में है, कैसे याद रहेगा, ग्राम पंचायतों का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ग्राम पंचायतों का संगठन, ये गांधी मॉडल पर आधारित है। तो गांधी जी कब, ये गांधी जी के बारे में याद रखना है, गांधी जी मॉडल पर आधारित था और वो लोग गांधी के नाम पर ही याद रखिएगा। 40 वर्ष कब तक जीवित रहे थे, 69 से कब इनकी हत्या हुई थी, 30 जनवरी 1948 ईस्वी को, 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। तो 48, 40 के नाम पर याद रखना है 48। तो 40 वर्ष की अवस्था में गांधी जी की मृत्यु, ऐसे याद रखने का तरीका, 48 में मृत्यु थी, 69 में जन्म हुआ था, बहुत वर्ष जिए थे। तो बोल रहे हैं 40, तो गांधी मॉडल पर आधारित है। ग्राम पंचायत का संगठन, तो ग्राम पंचायत, गांधी जी का क्या था, गाँव में विश्वास था, ग्राम पंचायत के संगठन पर जोर देते थे, वो गांधीवादी मॉडल कहलाता है। तो ग्राम पंचायत का गठन किस में है, तो ग्राम पंचायत का गठन किस में है, तो आर्टिकल नंबर 40 क्या है, तो गांधी जी पर आधारित है, तो आर्टिकल नंबर 40। उसके बाद देखिए 41 याद रखने का तरीका एक है, तो क्या होगा, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार, राइट टू वर्क टू एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंट इन सर्टेन केस। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है, काम भी मिलेगा कुछ दशा में, शिक्षा भी मिलेगी और लोगों से सहायता भी मिलेगी। ये क्या है, लोक सहायता पाने का कुछ दशाओं में। 41 कुछ दशा में, 1-2 दशा में, तो ऐसे याद रखना है। 41 1-2 दशा में, 41 में क्या है, कुछ दशाओं में क्या करना है, काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। ऐसा नहीं, ये डायरेक्ट रूप से थोपा नहीं जा सकता है, जैसे नौकरी किसी को नहीं लग रहा है तो ये नहीं कि वो किसी पर थोप दे कि नहीं हमको नौकरी लगाओ, ये मतलब आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। ये नियम दिया गया है कि काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने में अधिकार है आपका, लेकिन ये सीधे आप आरोप नहीं लगा सकते हैं या कोर्ट नहीं जा सकते हैं। तो क्या कहा गया है, कुछ दशाओं में लोक सहायता, लोक के कौन होता है, लोकसभा एक होता है, ऐसे याद रखिए एक। तो एक, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार है। कुछ दशाओं में आपको नौकरी करना है तो मेहनत करिए, नौकरी करिए, नौकरी मिलेगा, आप पढ़ाई करिए, ज़बरदस्ती कोर्ट नहीं जा सकते हैं कि हमको नौकरी दीजिए। तो कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है, तो 41 हुआ। 42 काम को न्याय संगत और मानवोचित दिशाओं का तथा प्रसूति सहायता, ऐसे याद रखिए। देखिए
मैटरनिटी लीव, कंडीशन ऑफ वर्क मानी काम को न्याय संगत और मानव उचित दिशाओं का तथा प्रसूति सहायता। काम को न्याय संगत होना चाहिए और क्या होगा न मानव उचित दिशाओं न्याय संगत हो। कभी भी कोई काम न्यायिक तरीके से किया जाता है, ना कि भेदभाव किया जाता है। तो कामों को न्याय संगत होना और मानव उचित दिशाओं का प्रभाव होना तथा प्रसूति सहायता किस में है तो 42 है। 22 याद रखना। प्रसूति सहायता क्या है तो 2 4 मतलब 42 में है कितना 42। कैसे याद रखेंगे जैसे प्रसूति होता है, ध्यान रखने का तरीका है। कभी भी बाल बच्चे होते हैं तो लगभग 1 या 2 मानते हैं, तो ऐसे मान लीजिए प्रसूति सहायता होता है तो 2 लोग आजकल क्या है हम 2 हमारे 2 पर ये ध्यान देते हैं। तो क्या रखना है 2 4 ऐसे 2 हुआ तो प्रसूति सहायता, 2 बच्चे हुए तो प्रसूति सहायता किस में मिलेगा 2 4 में तो 42। काम का वो न्याय संगत और मानवोचित दिशाओं का था प्रसूति सहायता। तो बच्चे 2 हैं तो बच्चे 2 और हमारे 2 में संतुष्ट होते हैं तो क्या है 42। काम को न्याय संगत करना मानवोचित दशाओं का प्रसूति सहायता 2। 43 याद रखिएगा। कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। अगर कोई काम करता है तो उसका एक मिनिमम निर्वाह मजदूरी होता है, जीवन भत्ता होता है, उससे आप कम नहीं दे सकते हैं। ये क्या है नीति निर्देशक तत्व है। जैसे मनरेगा में पहले 100 रुपया दिया जाता था, अब 300 या कुछ कम है उतना लागू कर दिया गया है कि इतना कर्मकारों के लिए एक निर्वाह मजदूरी है। तो मनरेगा में ये काम लोगों को दिया जाता था और एक निर्वाह मजदूरी है। लिखा है लिविंग वेज इट्स वर्कर, लिविंग वेजेज इट्स वर्कर मतलब उनको निर्वाह मजदूरी, इतना से एक दिन का कम वेतन मत दीजिए, इससे लोगों को हानि पहुंचेगा। तो एक निर्वाह मजदूरी, जीवन भत्ता जिसको बोलते हैं निर्वाह मजदूरी, कर्मकारों के लिए जो पेशा या आर्थिक जीवन जीने के लिए काम करते हैं उनको कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी दिया गया है। तो 43 में ये कैसे याद रखना है तो मजदूर वर्ग के लोग क्या करते हैं 4-3 कर्मकारों के लिए निर्वाह। मनरेगा याद रखिएगा, मन में काम रखना है। तो बच्चे हुए, बच्चे के बाद क्या करेंगे मजदूरी करेंगे, तो मजदूरी और जो पढ़ लेगा वो शिक्षा भी अधिक ग्रहण करेगा तो उसको नौकरी भी होगा। लेकिन कर्मकारों जैसे क्या था 41 में काम को न्याय संगत और मानवोचित दशा प्रसूति सहायता था। उसके बाद काम को आगे बढ़ाना है तो फिर ये कर्मकारों के लिए क्या करना है मजदूरी निर्वाह भत्ता भी मिलेगा। तो किस में है तो 43 में है। उसके बाद एक संशोधन किया गया था कि उद्योगों में के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, मतलब कोई अगर उद्योग हो रहा है कभी की ज़रूरत राज्य सरकार को पड़े तो उसमें भाग लेना है, नहीं लेना है तब तो कोई बात नहीं है आपकी स्वतंत्र। लेकिन कर्मकारों के उद्योग में अगर राज्य को विकास करना है तो उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। अगर कोई काम अगर फैक्ट्री लगा है राज्य में और उसमें प्रबंध की ज़रूरत है, लोगों को प्रबंध की ज़रूरत है तो इसमें आप भाग ले सकते हैं और उनको एक निर्वाह भत्ता मिलेगा। तो क्या है काम में क्या था तब कर्मकारों के लिए भाग लेना और दूसरा में क्या है तो दूसरा में सहकारी सोसाइटी का समर्थन। एक 43 के काम में याद हो गया। जैसे अगर सरकारी उद्योग या जो भी है सरकारी भी हो सकता है प्राइवेट भी, उद्योग के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, ये 43 के काम में है। और 43 के खा में क्या है सहकारी सोसाइटी का संवर्धन, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। सहकारी मतलब हम आपको सहायता कर रहे हैं, आप हमको सहायता करिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है तो कोऑपरेटिव सहकारी सोसाइटी का संवर्धन करना, प्रमोशन करना माने बढ़ाना, विकसित करना। वो संशोधन कब किया गया है तो 43 के खा में। ऐसे भी 43 के खा कैसे याद रहेगा, का और का के मिल के बाद खा को सपोर्ट करेगा, का को सपोर्ट करेगा, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी बनता है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को प्रमोशन करना है, वृद्धि करना है तो किस में बनेगा तो 43 के खा में बनेगा। 43 के का में क्या है तो उद्योग कर्मकारों का भाग लेना, का में भाग लेना, का में कर्मकारों ऐसे याद रहे, कर्मकारों तक का में, और सहकारी सोसाइटी का संवर्धन तो खा में। याद हुआ 43 के का और खा, और 43 में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। फिर से एक बार देख लीजिए। जैसे मनरेगा को याद रखिएगा, मनरेगा याद रखना है तो निर्वाह मजदूरी मिलता है तो 43 में हुआ। मनरेगा का
में काम करने के लिए व्यक्तियों को क्या मिलता है, मजदूरी मिलता है, एक निर्वाह भत्ता मिलता है। दैनिक मजदूरी उतना फिक्स किया जाता है कि एक दिन का इतना मिलेगा, आपको मिलेगा ही मिलेगा, उसमें कोई काट नहीं सकता है, तो वो निर्वाह मजदूरी है 43 में। लेकिन अगर उद्योग के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना है तो 43 के का में होगा। अगर भाग ले रहे हैं, उद्योग का प्रबंध हो रहा है बिहार सरकार में जैसे, या कहीं भी दिल्ली सरकार में, पंजाब सरकार में, अगर कहीं उद्योग का प्रबंध हो रहा है तो उसमें भाग लीजिए, आपको वेतन मिलेगा। तो उद्योग के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना 43 के का में है। कर्मकारों मतलब का में, और खा में है तो का और खा एक दूसरे से सहयोग करेगा तभी उद्योग बनेगा, ऐसे याद रखने का तरीका है। सहकारी सोसाइटी का प्रमोशन होगा, वृद्धि होगी, तो एक दूसरे को हेल्प करिए, का हेल्प करिए खा को, खा हेल्प करिए का को, तो ये प्रमोशन होगा। तो 43 के खा में है। आगे, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, तो समान सिविल संहिता, देखिए ये भी 4 है, ये भी 4 है। समान संहिता, एक सिविल कोड होगा, मतलब एक समान सिविल उत्तराखंड में लागू हुआ है। क्या है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन, सभी के लिए एक कानून होगा, सभी के लिए एक रूल होंगे, मतलब हिंदू के लिए कुछ अलग रूल नहीं होंगे, मुस्लिम के लिए कुछ अच्छा अलग रूल नहीं होगा, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा। तो नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता कहाँ, तो 44 में, दोनों 4 में याद। 45, 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल अवस्था देख रहे हो शिक्षा का उपबंध, तो 6 याद रखिए, 6 से एक काम कर दीजिए तो 5, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क सहायता, विधिक सहायता, तो 45 में 45। उसके बाद 46 में क्या है, अनुसूचित जाति जनजाति और दुर्बल वर्गों के शिक्षा अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि, प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर वीकर सेक्शन। अब देखिए, अभी बताए थे मौलिक अधिकार में भी था कि माइनॉरिटीज़ के लिए संरक्षण दिया गया था, यहाँ भी नीति निर्देशक तत्व में ही बात की गई है कि क्या, कि अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि किया जाएगा। अदर इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर वीकर सेक्शन के लिए क्या करना है, शिक्षा और अर्थ संबंधी, शिक्षा और जीविका के लिए उनको भी व्यवस्था कर दीजिए। राज्य को निर्देश दिया गया है कि अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लोगों के अभिवृद्धि के लिए आप शिक्षा और अर्थ की व्यवस्था करिए। तो किस में है, 46 में। कैसे याद रखेगा, कैसे याद रखना है, तो देखिए 46 है तो 6, अभी याद रखे हैं 45, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को क्या करना है, निःशुल्क शिक्षा देना है, तो 45 में। और 6 वर्ष तक याद रखना है, 6 वर्ष के बाद, मतलब 6 वर्ष तक हो जाता है तो आदमी को क्या हो जाता है, शिक्षा पाने का अधिकार होना चाहिए। तो 45 में याद रहेगा, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा, और 6 जैसे ही पूर गया तो 46 याद रखिएगा। क्या है वो, तो अनुसूचित जाति जनजाति दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी अधिकार, शिक्षा यहाँ याद रखिए। देखिए यहाँ भी शिक्षा है, यहाँ भी शिक्षा है, तो शिक्षा 6, ये 46 याद रखना। शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों का अधिकार है, तो शिक्षा अर्थ संबंधिता 7 से 6 और 7 से शिक्षा किस में है, तो अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा वर्ग की शिक्षा और अर्थ संबंधी अधिकार 46 में है। आगे 47 ऐसे याद रखिएगा। 7 है तो पोषाहार होगा, 7 है तो पोषाहार, पोषाहार स्तर मतलब 7, पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य होगा। स्वास्थ्य से भी 7 याद रख सकते हैं, या पोषाहार और जीवन स्तर से भी 7 याद रख सकते हैं। पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना, ड्यूटी ऑफ स्टेट का ड्यूटी है। राइज ऑफ लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड लिविंग एंड इम्प्रूवमेंट पब्लिक हेल्थ हो या फिर न्यूट्रिशन हो, पोषाहार स्तर या जीवन स्तर को ऊंचा करना है, लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। तो 47 याद रखेगा। 47 7 से स्तर याद रखना है, 7 से 7 होता है, तो क्या याद रखना है, पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना है, और न्यूट्रिशन को महत्व देना है, और लोक स्वास्थ्य का सुधार करना है, हेल्थ को स्वास्थ्य को सुधार करना है, जीवन स्तर को सुधार करना है। 3 चीज़ इसमें याद, पोषाहार स्तर, पोषाहार स्तर, जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य।
याद हुआ। पोषण स्तर मतलब न्यूट्रिशन को ध्यान रखना है, पोषाहार स्तर, उसके बाद स्टैंडर्ड जीवन स्तर और पब्लिक हेल्थ। ये हेल्थ को, पब्लिक हेल्थ को ध्यान रखना है, ये स्टैंडर्ड लाइफ स्टैंडर्ड को ध्यान रखना है और न्यूट्रिशन को आधार रखना है। न्यूट्रिशन, जीवन स्तर, पोषण स्तर, जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य स्तर, ये ध्यान रखना है। किस में है तो स्तर है तो 7 में होगा, 7 से स्तर, 7 से 7। पोषाहार स्तर मतलब राइज ऑफ लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, जीवन स्तर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और लोक स्वास्थ्य, इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, ये क्या किस में याद रखना है तो 47 में याद रखना है। स्तर है तो 7 होगा, 47। 48 में आते हैं, ये याद हो गया। उसके बाद आर्टिकल नंबर 48, कृषि और पशुपालन का संगठन। जैसे देखिए कोई भी किसान होते हैं, भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो कृषि में लोग खेतों में जाते हैं, तो पहले खेत में जाते हैं, उसके बाद जानवर भी साथ ले जाते हैं, जानवर को वहाँ चराते हैं, उसको खाना पानी देते हैं। तो सबसे पहले वो लोग खेत में जाएंगे, उसके बाद जानवर को ध्यान देंगे, खेत से जानवर को लिए चारा लाएंगे। तो पहले क्या है, पहला कृषि है, उसके बाद पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन। तो पहला क्या याद रखना है, कृषि और पशुपालन। पहला 48 में है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्या, कृषि और पशुपालन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, मतलब कृषि और पशुपालन का संगठन करेंगे। कृषि और पशुपालन का संगठन, कृषि और पशुपालन, सबसे पहले कृषि और पशु को संगठित करेंगे, कृषि को बढ़ाएंगे, पशुपालन करेंगे। तो 48 में है। लेकिन 49 में क्या है, एक संशोधन करके जोड़ा गया है, पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और वन तथा वन जीवों की रक्षा। यहाँ पशुपालन, कृषि और पशुपालन हो गया, उसके बाद वन पर ध्यान देंगे। क्यों? क्योंकि पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए पेड़ों को लगाने की जरूरत होती है। तो पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन माने बढ़ाना है, प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्ड ऑफ फॉरेस्ट एंड विल्ड लाइफ, वन और वन जीवों की रक्षा करना है, फॉरेस्ट एंड विल्ड लाइफ को रक्षा करना है। किसमें? तो पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन। पहले क्या है, कृषि और पशुपालन कर लेंगे, उसके बाद पर्यावरण पर भी किसानों का ही ध्यान देना है, पेड़ लगाना है, क्योंकि पेड़ रहेगा तभी कृषि बढ़िया से होगी। तो पहले कृषि होगा, उसके बाद पर्यावरण को संरक्षित रखना है, तो पर्यावरण को संरक्षण संवर्धन करना है और वन तथा वन जीवों की रक्षा। तो 48 के काम है। 47 तो हो गया। 48 में कृषि और पशुपालन, तो कृषि पशुपालन किसान करेंगे, उसके बाद किसान ही क्या करेंगे तो पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन, वन जीवों की रक्षा। ध्यान से याद रखिएगा, याद रखने का तरीका सिर्फ बता रहे हैं। क्या है 48 में, तो कृषि और पशुपालन का संगठन हो गया, उसके बाद पर्यावरण का संरक्षण करना है, संवर्धन माने इम्प्रूवमेंट, विकास करना है, उसके बाद वन और वन को संरक्षण करना, वन के अंदर जीव भी रहते हैं उनको भी संरक्षण करता है, इसमें करना है। तो 48 के काम है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे आर्टिकल नंबर 49 में बोला गया है कि भारत एक सामाजिक देश है, यहाँ विरासतों का देश रहा है, यहाँ विरासत में बहुत चीज़ें मिली है। जैसे बोले ऋग्वैदिक काल से लेकर हड़प्पा सभ्यता से लेकर ऋग्वैदिक काल, मौर्यन काल, पोस्ट मौर्यन काल, गुप्त काल इत्यादि बहुत से यहाँ क्या मिले हैं। गुप्त काल को क्या कहा जाता था, स्वर्ण युग बोला जाता था, वो सब विरासत में मिली है। तो विरासत में मिली है तो उसको आज भी हम लोग भी बाद में हम लोग को भी इतिहास लिखा जाएगा, तो बाद में हम लोग को भी लोग वंशज पढ़ेंगे क्या थे पहले लोग। तो विरासत को संरक्षण में मिला है, विरासत को संरक्षण में रखना है, विरासत को संरक्षित करके रखना है। तो वो क्या है, मोनूमेंट है, मतलब स्मारक है, उनको संरक्षण देना है। तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, जैसे गुप्त काल में अभी बोले ना कि संरक्षण था, गुप्त काल को स्वर्ण युग बोला जाता था, स्थापत्य के माध्यम से मतलब स्थापना के माध्यम में वो 1 नंबर पर था। तो मंदिर मीनार इत्यादि बनवाए थे, तो वो लोग क्या था, राष्ट्रीय स्मारक थे। तो 49 में भी बोला गया है राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, स्थान और वस्तुओं का संरक्षण करना, प्रोटेक्शन ऑफ मोनूमेंट एंड प्लेसेस ऑब्जेक्टेड इन नेशनल इंपॉर्टेंस। नेशनल इंपॉर्टेंस ही नहीं, आम लोग भी जो संरक्षित है या संरक्षण में है उनको क्या करना है, संरक्षण देना है। मतलब राष्ट्रीय महत्व के स्मारक जो भी है, मोनूमेंट, स्मारक, स्थान और वस्तुओं का संरक्षण, वो 49 में है। ऐसे याद रखिएगा 49 नया रखना है, 9 से नया रखना है, नया रखना है। किसको, जो विरासत में मिली है हमको। विरासत में क्या मिला है, तो स्मारक मिला है, स्थान मिला, वस्तुओं का संरक्षण, जो भी मोनूमेंट है, जो नेशनल इम्पोर्टेंस है, जो
स्मारक है, स्थान है और वस्तुओं का संरक्षण है। हम लोग को जो विरासत में मिली है वो उसको क्या करना है, संरक्षित करना है। तो संरक्षण करना है, नया रखना है, नया से 9 से 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण रखना है। उसमें क्या है, तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, स्थान और वस्तुओं का संरक्षण करना है, नया रखना है, तो 9 में होगा, 49 में। आगे बढ़ते हैं। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, ये याद रखिए। पृथक्करण 5 से 50, पृथक्करण को पकड़िए और 5 से क्या होगा, 50 मतलब पृथक्करण रखना, सेपरेशन करना, सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, मतलब कार्यपालिका से न्यायपालिका को महत्व नहीं रखना है। PIL, जैसे PIL लाया गया था, वो जनहित याचिका बोलते हैं। और राष्ट्रीय कार्यपालिका, ये याद रखिएगा, 5 से पृथक्करण, 5 से 50, कार्यपालिका को विधायिका से अलग रखना, न्यायपालिका से कोई लेना देना नहीं है। न्याय हम बनाएंगे, आप कार्यपालिका की तरह काम करिए। न्याय हम सर्वोच्च हैं, आप जो मेरे निर्देश में लागू हुआ, आप निर्देश लागू करने वाले आप ही हैं, लेकिन जब लागू हो गया तो आप यूज करिए उसको, उसी के अनुसार काम करिए। मतलब न्यायपालिका किसी के बस में नहीं है, कार्यपालिका विधायिका अपने तरीके से काम करेंगे, न्यायपालिका अपने तरीके से काम करेंगे। ये याद रखने का तरीका है। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किस में है, तो आर्टिकल नंबर 50 में। 50 पृथक्करण 50। 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, माने देश और राज्य के लिए क्या होता है, राज्य, यहाँ राज्य की बात हो रही है, तो राज्य की बात करने के लिए क्या है, आपको शांति और व्यवस्था, शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, मतलब अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की सद्भावना को बनाए रखिए, शांति और सुरक्षा को अभिवृद्धि करिए, प्रमोशन करिए, बढ़ाइए, इसी में आपकी भलाई है। मतलब इससे देश की क्या होगा, देश और राज्य का विकसित होगा, विकसित करके एक नया राष्ट्र बनाएगा। तो विकसित होने में क्या हेल्प करेगा, तो शांति और सुरक्षा को अभिवृद्धि करना है, ये राज्य का कर्तव्य है। ये नीति निर्देशक तत्व में बोला गया है कि राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को अभिवृद्धि करना है। 51 ये कैसे याद रखेंगे, तो पृथक्करण हो गया। कोई भी व्यक्ति, देखिए कोई भी व्यक्ति अगर अलग होता है तो उसको फिर क्या मिलती है, कोई भी व्यक्ति जब अलग होता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के अभिवृद्धि, पृथक्करण, जैसे कार्यपालिका न्यायपालिका से पृथक हो गया तो फिर पृथक 5 से 50 याद रखिए। उसके बाद फिर शांति व्यवस्था होगा, कोई देश एक दूसरे से अलग हो जाता है तो उसको शांति मिलती है, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। 51 50 के बाद याद रखना है 51। 51 में क्या होगा, तो 51 है, एक अकेला हो गया, तो अकेला में क्या होगा, तो अकेले ही रहेगा, उससे कोई लड़ने झगड़ने वाला नहीं है, तो उसको क्या मिलेगा, शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि होगी। वो क्या है, तो शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि किस में है, तो 51 में है, शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि याद रखना है। शांति है 51 है, अकेले है तो वो शांत है, और क्या करेगा, तो सुरक्षा भी बढ़ाएगा, अपना सुरक्षा करेगा। ये था राज्य के नीति निर्देशक तत्व पार्ट 4 में। उसके बाद आगे हम बात करेंगे। आज के लिए इतना है, थैंक यू।